मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से 12th क्लास में प्रेजेंट हैं। तो हम लोग जैसे कि जान रहे कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर एरा, यानी कि शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर क्या है, किन कारणों से शीत युद्ध की शुरुआत हुई, क्या इसकी उत्पत्ति का कारण था और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था पूरे वर्ल्ड पर, फिर भारत में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था या भारत ने शीत युद्ध में क्या भूमिका निभाई थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं मीनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, काउजेज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आज हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मीनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर कि कैसे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति चल रही है। फिर काउजेज में हम लोगों ने देखा आइडियोलॉजिकल डिवाइड, टर्मन थ्योरी, मार्शल प्लान, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। फिर उसके बाद आज हम लोग देखेंगे क्राइसिस इन बर्लिन। उसके बाद देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि कैसे बर्लिन का संकट और क्यूबा का मिसाइल संकट भी शीत युद्ध को और क्या किया था, बढ़ावा दिया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बर्लिन का संकट, क्राइसिस इन बर्लिन। जिसमें हम लोग देखेंगे 1961 में बर्लिन शहर में सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्तियों के क्षेत्र को अलग करने के लिए दीवार बना दी थी। अमेरिका ने इसका विरोध किया था। तो हुआ ये था कि जब अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप के देशों को मार्शल प्लान के तहत सहायता देने की कोशिश की थी, तो उस समय अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया था, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने 1948 में बर्लिन में नाकाबंदी करके युद्ध को और ज़्यादा भड़का दिया था। मार्शल प्लान हम लोगों ने देखा था कि कैसे मार्शल प्लान के तहत यूरोपियन कंट्रियों को क्या किया गया था, अरबों डॉलर सहायता देने की बात कही गई थी। तो जो बर्लिन को जो बांटा गया था तो उसमें अमेरिका का भी हिस्सा था। तो अमेरिका भी क्या कर रहा था, वहाँ पर भी अपनी मार्शल प्लान के तहत वहाँ सहायता देना चाह रहा था। पर बर्लिन का जो हिस्सा सोवियत संघ का था उसमें उसने क्या कर दी थी, घेराबंदी कर दी थी। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बर्लिन की नाकेबंदी जर्मनी के विभाजन के बाद हुई थी। 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति पर था। उसी समाप्ति के दौरान अमेरिका, जो कि अलायंस ग्रुप का था यानी कि शक्तिशाली ग्रुप था, उसने जापान के 2 शहरों को क्या कर दिया था, परमाणु बम गिरा करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसके बाद क्या बचा, जर्मनी। तो जर्मनी को पूरी तरह से भी क्या कर लिया गया था, लूट लिया गया था। जर्मनी को आपस में क्या किया था, बांट लिया गया था। वेस्ट जर्मनी यानी कि पश्चिमी जर्मनी को अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन ने जो आपस में क्या कर लिया था, बांट लिया था। और ईस्ट जर्मनी का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से यूएसएसआर को दे दिया गया था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जर्मनी को, वेस्ट जर्मनी जो है यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन के पास आया, और जो ईस्ट जर्मनी है वो पूरी तरह से यूएसएसआर को दे दिया गया। क्योंकि उस समय अलायंस पावर में जितने भी देश थे, जैसे यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन, जो कि शक्तिशाली तो थे ही, और जो उस समय ये लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि जो भी चीज़ ये लोग जीतेंगे, जिस भी देश को ये लोग क्या कर लेंगे, जीत लेंगे, या जिस भी चीज़ को जीतेंगे वो लोग आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। इसलिए जर्मनी को भी इन्होंने क्या किया, वैसे ही आपस में बांट लिया। एक हिस्सा उसे दिया गया, उसे दिया गया, मतलब जो जिसके हिस्से में आया वो उन्होंने क्या किया, आपस में बांट लिया। तो यहाँ पर जर्मनी को उन्होंने बांट लिया। फिर जर्मनी की जो कैपिटल है यानी कि बर्लिन, उसे भी क्या किया इन लोगों ने, 4 हिस्सों में बांट लिया। और जो हिस्सा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच आया, तो उसके बीच भी क्या द्वंद्व चला, उसको हम लोग देखेंगे। तो जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं अड़चन डालना ही है। इसलिए सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन के अपने हिस्से में क्या कर दिया, बर्लिन में जो सोवियत संघ का जो हिस्सा था उसमें क्या कर दिया, नाकेबंदी कर दी, यानी कि उसको बंद कर दिया, उसमें घेराबंदी कर दी, जो कि पूरी तरह से क्या था, गलत था। बर्लिन की अगर नाकेबंदी कर दी जाएगी तो क्या होगा कि बर्लिन को जो सहायता दी जा रही है या बर्लिन के द्वारा या अमेरिका के द्वारा, वो सहायता मिलना क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल पाएगा, और जो कि काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो बर्लिन की जो घेराबंदी हुई उसके कारण अमेरिका भी अपने हिस्से में क्या करा, जो बर्लिन में अमेरिका का जो हिस्सा मिला था उसमें भी वो अपनी सहायता नहीं पहुँचा पा रहा था। और इस कारण से सोवियत संघ से जो क्या है, अमेरिका और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया, और जिसके चलते शीत युद्ध क्या हो गया, और भी ज़्यादा भड़क गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे इस युद्ध ने आगे चलकर और विकराल रूप धारण किया।
तो हम लोग देखेंगे कि समय के अनुसार किसी भी चीज़ में परिवर्तन होता ही है। तो ऐसा ही हो रहा है, समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यूएसए और यूएसएसआर में उनकी जो सत्ता है, उस शक्ति है, उसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो 1953 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1953 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस कारण से अमेरिका के मन में संदेह की भावना आ गई। अमेरिका में कहीं ना कहीं उस संदेह की भावना यानी कि डर की भावना आ गई, जिसके कारण अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध क्या करने लगे, बनाए, और सैनिक संगठन बना करके उन्हें अपने गुट में शामिल कर लिया। कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लग रहा था कि यूएसएसआर द्वारा यह परमाणु परीक्षण करके वो यूएसए से आगे ना निकल जाए। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया है, नाटो जो कि 1949 में बनाया, सीटो जो कि 1954 में बनाया, फिर सेंटो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1955 में बनाया। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पूंजीवादी विचारधारा या अन्य देशों को शामिल करने के लिए सैनिक संगठन बनाया। तो क्या यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ चुप रहता? उसने भी क्या किया, अपना अन्य देशों से संबंध बनाने के लिए वार्सो पैक्ट नामक सैनिक संगठन बनाया, अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अपनी विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, अन्य देशों को शामिल करने के लिए लड़ रहे हैं, और अपनी एक दूसरे की शक्ति को ये लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ने से भी रोकना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बर्लिन में यही हुआ। हम लोग देखें कि उस अमेरिका को रोक लगा करके, अमेरिका को उस क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए बर्लिन में सोवियत संघ ने दीवार खड़ी कर दी, जिससे अमेरिका अपनी सहायता नहीं पहुंचा पा रहा था, अपना जो पूंजीवादी विचारधारा था वो वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहा था, जिसके चलते तनाव क्या हो गया, और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो यही है बर्लिन का संकट। ये बर्लिन में संकट हुआ था, जिसके चलते शीत युद्ध को और ज़्यादा आग मिला था। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा का मिसाइल संकट। तो ये क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये भी एक कारण था शीत युद्ध का, जो कि और भी ज़्यादा इसको क्या किया था, भड़काया था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक संगठन को तैनात कर दिया। क्यूबा एक टापू है जो अमेरिका से कुछ ही दूरी पर है। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सरकार थी। उसने ही सोवियत संघ को क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने की परमिशन दे दी थी, और सोवियत संघ ने क्या किया था कि क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। और कहीं ना कहीं अमेरिका को इन मिसाइलों से क्या था, खतरा था, कि परमाणु हथियारों का खतरा था। क्यूबा का मिसाइल संकट कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों के युद्ध को क्या कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। तो परमाणु हथियारों की अगर लड़ाई होती तो क्या इसका खतरा, विनाश हो सकता था, क्या इसका प्रभाव पड़ता, ये हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय हम लोगों ने देख लिया है। जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु हथियार गिराए थे, पूरा शहर तहस नहस हो गया था। तो दोनों ही इसके विनाश को जानते थे, अतः दोनों ने सहमति और अपनी आपसी सूझबूझ से इस खतरे को टाला। और दोनों देशों ने क्या किया, मतलब कि आपस में दोनों जान गए कि अगर ऐसा हुआ, परमाणु युद्ध हुआ, तो विनाश होगा, जो कि हम दोनों के साथ साथ अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और दोनों ने समझदारी से काम लेना उचित समझा, और फिर दोनों ने इस खतरे को टालने के लिए, हम लोग देखेंगे ये संकट कब की बात है, 1962 की बात है, जब उसने अपनी मिसाइलें तैनात की थी। पर कहीं ना कहीं इस खतरे को जानते हुए दोनों ने आपसी सहमति के द्वारा इसे सुलझाने की कोशिश की। इसलिए इन लोगों ने 1963 में इन दोनों देशों के बीच एक संधि कराई गई, और इस संधि पर इन लोगों ने हस्ताक्षर भी किया। और ये जो संधि हुई थी, सोवियत संघ जो कि रूस है कहलाता है, और इसके रूस के मास्को शहर में हुई थी ये 1963 में ये संधि, जिसको हम लोग पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि कहेंगे। ये संधि मास्को में कराई गई, और ये संधि परमाणु हथियारों के युद्ध को रोकने के लिए हुई थी, क्योंकि इस प्रकार का युद्ध पूरे विश्व के लिए खतरा था। फिर हम लोग देखेंगे कि चूंकि दोनों देश शक्तिशाली बनने के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये हथियार जो थे
पूरे विश्व के लिए विनाशकारी थे, क्योंकि क्यूबा में अगर मिसाइलों का संकट नहीं टलता तो जापान जैसा ही विनाश देखने को मिलता। इसलिए हथियारों पर नियंत्रण के लिए संधियाँ आई, जिसमें हम लोग पहला देख रहे हैं यहाँ पर पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो कि 5 अगस्त 1963 को आई थी। और इस संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, और इस संधि में यह तय किया गया कि यह वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और समुद्र के भीतर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब कि कहीं भी वायुमंडल को नुकसान नहीं होना चाहिए, बाहरी अंतरिक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए, और समुद्र के भीतर भी यह परीक्षण करने से यह वहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है, और यह भूमिगत परीक्षणों पर प्रतिबंध नहीं लगाता। और इस संधि में यह भी कहा गया कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उन्हीं के पास रहेंगे, और अन्य देशों को ये परमाणु परीक्षण से संबंधित सहायता नहीं देंगे। दूसरों देशों के पास परमाणु हथियार भी नहीं रहेंगे। जिन देशों के पास है उन्हीं के पास रहेंगे, और अन्य देशों के पास और परमाणु हथियार ये हस्तांतरण भी नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा परमाणु हथियार बनेंगे तो कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। फिर सेकंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और एक संधि आई थी NPT, जिसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहती है। ये सारी संधियाँ आ रही हैं परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए। ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, जो कि 1970 में आई थी। इसका मकसद जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उन देशों के पास ही परमाणु हथियार रहेंगे। दूसरे देशों के पास नहीं है तो उन देशों को, जिन देशों के पास परमाणु हथियार है वो अन्य देशों को नहीं बेच सकते हैं और ना ही उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये दोनों संधियां परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए की गई थी। तो ये दोनों ही संधियां जो हैं हम लोग देख रहे हैं परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए की गई थी। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एक एक कारण जो बन रहा है कि शीत युद्ध को और भी ज़्यादा बढ़ाता गया, और ये आग की तरह काम करता। अगर इन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया रहता तो कहीं ना कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ जाते। तो यहाँ तक हमारा आज का चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग और देखेंगे। थैंक यू।